अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम एक बहुत अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बीमारी है डायबिटीज़, जिसके लिए अभी कोई एज लिमिट का कोई मसला नहीं रहा। हर छोटे बड़े में ये मसला जो है वो कॉमन पाया जा रहा है। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान शौकत। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसमें जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में बताइए कि एक तो ये होती कैसे है और इसकी टाइप्स क्या हैं और ये कितनी ख़तरनाक है। WHO के मुताबिक तो इसकी 6 टाइप्स हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो हम जनरलाइज देखते हैं जनरली तौर पे वो 2 हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टाइप 1 है वो ज़्यादा बच्चों में होती है और जो टाइप 2 है वो ज़्यादा बड़ों में होती है। बच्चों में किस एज से किस एज तक ये पाई जाती है? अक्सर जिन माओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, तो उन बच्चों को पैदाइश पे भी ये होती है। और जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, तो पता चलता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 उन बच्चों के अंदर है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि न्यू बॉर्न बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है, उनके ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? क्या बचपन से ही उनको ट्रीटमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो क्या किसी एज में जाके ख़त्म होती है या बस ये कंट्रोल कर ली जाती है? थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता चलो। टाइप 1 मैंने जैसे बच्चों के बारे में आपको बताया, तो टाइप 2 जो है वो बड़ों में ज़्यादातर होती है। और टाइप 1 की जो आप बात करें, इसके लिए देखें हमारी बॉडी में लबलब है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। टाइप 1 में वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, करता ही नहीं है, इसलिए बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। तो उन बच्चों को शुरू ही से इंसुलिन पे हम डालते हैं और इंसुलिन उनको लगानी पड़ती है। बट टाइप 2 के अंदर हमारे पास काफ़ी चॉइसेस हैं, हमारे पास ड्रग्स भी होते हैं, इंसुलिन्स भी हैं। और अब जो लोग ओबीस हैं और जो लोगों का वेट ज़्यादा है, उनके लिए काफ़ी अच्छे ऐसे मार्केट में ड्रग्स आ गए हैं कि जिनसे उनका बॉडी मैक्स इंडेक्स कम होता है और शुगर में फ़र्क पड़ता है। तो क्या जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वो उनको फिर सारी ज़िंदगी वो इंसुलिन पे ही रहते हैं? देखिए जी, न्यू बॉर्न बच्चों ने आगे जाके अडल्ट होना है, टीन्स में जाना है, तो ज़ाहिरी बात है वो इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर अच्छी खुराक, एहतियात और इंसुलिन वो लगाते रहें। देखें, अब एक टाइप 2 में जैसे एक बंदे के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, उनका लबलबा प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब अगर वो दवाइयों से हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन टाइप 1 के अंदर वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा ना इंसुलिन अपने लबलबे से, तो हमें फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें सारी उम्र के लिए देनी पड़ती है। टाइप 2 में किन किन वजूहात की वजह से डायबिटिक जो है वो पेशेंट हो जाते हैं? पहले आपको बता दें, डायबिटीज़ टाइप 1 में हमारी फैमिली हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइप 2 में देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स नाउ। आपको पता है आजकल इंडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, आउटडोर नेचर से हम दूर हो गए हैं। तो सबसे पहले तो ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फिर जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिनके माँ बाप को या फैमिली मेम्बर्स को पहले शुगर हुई हो, टाइप 2 होने के चांसेस 80 से 90% उनमें ज़्यादा हो जाते हैं, 80-90%। उसके अलावा आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, हार्ट डिजीज़ है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो ये सारे मिला के फैक्टर्स जो हैं ये टाइप 2 के हैं। और टाइप 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग से भी डायबिटीज़ हो जाती है, तो हर बंदा ही स्मोकर है? स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो स्टार्ट आपके कफ से लेके एक सी से लेके दूसरा बड़ा सी है कैंसर, वहाँ तक लेके जाती है। और डायबिटीज़ में भी उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि डायबिटीज़ में आप ये देखेंगे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो पेशेंट के अंदर चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशंस के, मैक्रोवास्कुलर, जिसके अंदर हार्ट है, ब्रेन है, और आपकी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हैं जैसे लिम्स हैं, जैसे वो अल्सर हो जाती हैं और अक्सर टांग काटनी पड़ती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्मोकिंग का इससे बहुत ज़्यादा रोल है। और अगर स्टेज 1 की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में आपने बोला कि ख़वातीन को शुगर हो जाती है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो उसके अंदर भी वही बात आ जाती है कि अगर कोई मदर टाइप 2 के साथ उनकी फैमिली हिस्ट्री है और डायबिटीज़ उनको डेवलप हो गई है, वो यही होता है। ओबेसिटी एक रोल होता है, अभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, अक्सर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर वेट ज़्यादा होना और ख़ुराक का सही ना होना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ क्रिएट हो जाती है, जी डेवलप होती है। तो फिर ये कि उनको उसी दौरान फिर हम मेडिकेशंस ज़रूरी होती हैं करना। और एक और बात, अक्सर ये होता है कि जब डायबिटीज़ माएँ ये समझती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी जब बच्चा पैदा हो गया है और हमारी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों, बल्कि इसमें मैं साथ नाम लूँगा, कि ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको उसके बाद भी मॉनिटर करना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें?
इसकी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लोगों को ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा वो यूरिनेट करते हैं। ये 3 बहुत बड़े सिम्टम्स हैं इसके। इसके अलावा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाना, कोई बातों का समझ ना आना, चीज़ों को भूल जाना, ब्लड विजन हो जाना, ये भी इसी की निशानी है। क्योंकि अब जब कि मैं इस फील्ड में 15 साल मुझे डॉक्टर बने हो गए हैं, तो इसमें इतनी ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं कि हम खुद परेशान हैं कि जो किताबी सिम्टम्स तो हैं, उसके अलावा काफ़ी सिम्टम्स हैं, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। और इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? क्या कुछ किसी की जान भी जा सकती है? जी बिल्कुल, रिस्क फैक्टर जैसे मैंने आपको बताए हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइप 1 के अंदर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है। टाइप 2 में जैसे मैंने बताया ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, उसके अलावा जीन्स का रोल है, और इसके अलावा इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस में हम आते हैं मैक्रोवैस्कुलर। मैक्रोवैस्कुलर को मतलब आप कर लें बड़ी चीज़, बड़ी नालियों को जो अफेक्ट करती है, जिसमें हार्ट आ जाता है, आपका ब्रेन आ जाता है और आपकी टांगें आ जाती हैं। तो अगर हार्ट का मसला हो जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप कंट्रोल नहीं करते। फिर आपकी ब्रेन के अंदर क्लॉट बन सकता है, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, आमतौर पे फालिज का मर्ज़ कहते हैं। तीसरी चीज़ है कि कभी आप देखते हैं और सुनते होंगे कि फ़लाने बंदे की टांग गल गई, फ़लाने बंदे की टांग में अल्सर डेवलप हो गया, तो ये वही चीज़ है। तो ये माइक्रोवास्कुलर आ जाती हैं। माइक्रोवास्कुलर में आपकी किडनीज़ को नुकसान पहुंच सकता है, इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। फिर आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ है न्यूरोपैथी, जिसमें छोटी छोटी नर्व्स, जो आपकी मसल्स, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पैर बड़े जल रहे हैं और हमारे पैरों को ख़ारिश बहुत हो रही है और बड़ी अजीब सी इरिटेशन हो रही है। तो ये सारी निशानियाँ हैं, और ये सारी निशानियाँ इस चीज़ को जाहिर कर रही हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। अच्छा, फिर ये सिर्फ मीठा जो है सिर्फ बदनाम ही है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको शुगर हो जाएगी, एहतियात कर लें? हाँ जी, इस पे पहले तो जब मैं इनिशियली तौर पे हम जब शुरू में इसका इलाज शुरू करते थे तो लोगों को कहते थे, लेकिन अब कुछ स्टडीज़ अमेरिका और क्योंकि हमारे मुल्क में रिसोर्सेज के तौर पे कमी है ज़रा, तो उस तरह स्टडीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का अब ये कहना है कि जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट हैं, सी पेप्टाइड है, करवा के देखा जाता है, और अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह नहीं है तो कुछ मीठे का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, जिसको शुगर डेवलप हो गई है वो उसको मीठा कम खाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक ये भी मैंने इस तरह के भी मैंने पेशेंट देखे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से और परेशानियों में घिरे रहने की वजह से भी शुगर के मरीज़ बन जाते हैं। तो क्या इसका भी एक रोल है कि अगर आप काफ़ी टेंस रहेंगे तो शुगर आपको हो सकती है? देखिए जी, वो तो एक आप एज ए मुसलमान आपका ईमान है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन उसका साइंटिफिक रोल एक इसके अंदर हम बयान करते हैं, इसको प्रिवेंशन में हम बयान कर देते हैं। जैसे कि डाइट है, अमैन वो कहते हैं कि जो बंदा खाता है वो उसी तरह की आदतें उसके अंदर होती हैं और उसी तरह का वो नज़र आता है। एक तो आपकी डाइट बहुत जो अच्छी और माकूल होगी, बैलेंस्ड होगी तो बेहतर है, और जो आप परेशानियों स्ट्रेस की बात करेंगे उसके लिए वॉक है। अब जो रेकमेंडेड है वॉक, इसके लिए रोज़ आपको आधा घंटा 5 दिनों के लिए वीक में मींस 150 मिनट्स बनते हैं, वॉक करनी चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होता है और आप ज़रा आपके अंदर बेफिक्री भी आती है थोड़ी सी। अदरवाइज़ आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे बीमारी के बारे में और चीज़ों के बारे में। हरकत में बरकत है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इससे काफ़ी बेहतर होता है बंदा। यानी कि आप कह रहे हैं कि मेडिसिन पे शिफ्ट होने के अलावा अगर आप थोड़ा सा अपनी डाइट बेहतर कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, और अगर वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे आपको सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। और आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी किस तरह से केयर की जाए? हाँ, सबसे पहले तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी अब इस पे काम कर रही हैं, जहाँ से प्रिवेंशन की बात हमने की। इसी तरह बच्चों में भी राइट टाइम पे डायग्नोसिस का होना आजकल काफ़ी हद तक मॉडर्नाइजेशन आ गई है इसके अंदर कि हम टेस्ट को, इसमें काफ़ी टेस्ट हम, जैसे HbA1c है, सुबह ब्लड शुगर को फास्टिंग में चेक करना है, उसके अलावा खाने के बाद, ये काफ़ी हमारे पास इसके अंदर वेज़ हैं डिटेक्ट करने के। पहले तो बच्चे पे आप नज़र रखें कि बच्चे को, जैसे कि एक मरीज़ था हमारे पेशेंट ही थे, तो उनका बेटे को काफ़ी प्यास लगती थी घर में और वो पानी बाकी बच्चों और फैमिली से ज़्यादा पीता था। जब पता किया, जब उसके टेस्ट कराए तो उसको शुगर थी। तो उसके बाद फिर यही है कि आप उसकी इंसुलिन खुद बच्चा तो यूज़ नहीं कर सकता, आपने उसके औकातकार, आपको पता हो कि कौन सी इंसुलिन उसको कब लगानी है और कब उसकी डोज का टाइम क्या है, कब वो क्या खा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, ये सारी माँ बाप की जिम्मेदारी होगी।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कितनी डॉक्टर साहब ने कितनी इन्फॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचाई हैं। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप किसी बीमारी में घिर जाते हैं तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना और सिर्फ मेडिसिन पे ही ज़िंदगी नहीं गुजारनी। आपने एक ख़ुद भी विल पावर होनी चाहिए कि नहीं, मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूँ, अपने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करते हुए। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।